प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हमने आपकी गाइडलाइंस में प्रेमचंद के गबन उपन्यास के बारे में चर्चा कर रहे थे और गबन की शुरुआत से लेकर अंत तक हमने सारगर्भित बात आपको बताई और उसमें हमको देखने के लिए मिलता है विभिन्न परिस्थितियों से जालपा जूझती है, लेकिन परीक्षा में एक प्रश्न बनकर आता है कि गबन जो उपन्यास है उसके कथानक की समीक्षा कीजिए। इसका जो कथानक है वो किस तरह से स्पष्ट होता नजर आता है या उसके कथानक से पूरी कथा तालमेल में रहती है, साथ साथ चलती है, घूमती है और उसका अंत जब होता है तो वो कथा को एक तरह से पूरी तरह से सत्यता की ओर नजर आती है। अनेक भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों ने उपन्यास में कथानक की कलात्मक सुगढ़ता को स्वीकार किया है। उनकी विचारधारा में अलग अलग तरह से उसका विवेचन किया है, किंतु संक्षेप में कथानक की विशेषताओं का मूल्यांकन करने के लिए हम दो बातों पर विशेष ध्यान देते हैं। प्रथमतः कथानक को पढ़कर पाठक को ऐसा प्रतीत हो कि कुछ छूट गया है। कई बार आपने कोई कहानी देखी होगी और कहानी में हमको ऐसा लगता है विद्यार्थियों की कोई चीज बीच में छूट गई। अच्छा, आधुनिकता की बात करें तो पिक्चरों में देखा होगा आपने, फिल्मों मूवीज में, कि डायरेक्टर से बहुत बार कुछ कमियां रह जाती हैं। उन वाक्यांशों को, उन कार्यक्रमों को, उसकी पूर्णतः रूपरेखा को जोड़ने में कमजोर साबित हो जाता है। प्रथमतः कथानक को पढ़कर हमें ये सब कुछ पता हो जाता है। दूसरे, मुख्य कथा के साथ छह कथाओं का विन्यास भी कलात्मक होना चाहिए ताकि उनको एक सूत्रता अखंडित रहे, पाठक को अनावश्यक जोड़ प्रतीत न हो। इसके साथ ही कथाकार का समावेश होना चाहिए, क्योंकि असंभव घटनाओं को क्षणिक रोचकता या कुतूहल में भले ही वृद्धि हो जाए। कई बार लेखक क्या करता है, कई बार उपन्यास क्या करता है कि कुछ रचना में कुतूहलता पैदा करने के लिए, आनंद पैदा करने के लिए वाक्यांश तो जोड़ देता है, कथा जोड़ देता है, कहानी जोड़ देता है, लेकिन पूरी तरह से वो जुड़ नहीं पाती, तो एक तरह से वो कथा ना ढीला पड़ जाता है। किंतु उसमें कथाकार के मूल उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। कथाकार को विद्यार्थियों यह ध्यान रखने की जरूरत होती है कि वो जो कह रहा है वो उस कथानक से मिलता जुलता है कि नहीं, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि उपन्यासकार अपना जो उपन्यास लिखने का मूल उद्देश्य उसको ही खत्म कर बैठा, उसको नहीं जान पा रहा। खैर, कला का संबंध यदि जीवन से है तो कला के उपकरण का चयन भी वास्तविक जीवन से ही होना चाहिए। विद्यार्थियों, जीवन की वास्तविकता से अगर दूर भागता है कथाकार तो वह कथा सही नहीं बन सकती, सही नहीं हो सकती। घटनाक्रम की एकता एवं संगठन का प्रभाव उपन्यास की पृष्ठभूमि पर भी पड़ता है। स्वाभाविक कथानक के माध्यम से उद्भूत रस अधिक सघन और प्रभावी होता है। वस्तुतः उपन्यास का संपूर्ण प्रभाव भी उसी रसात्मकता से ही है। हम उसका प्रतिपाद भी कर सकते हैं। प्रतिपाद और सकारात्मक यानी रसात्मकता ऊपर से दो प्रतीत होती है, लेकिन अंदर से वो सब एक होती है। कई बार हमने देखा है कि जो उपन्यासकार है अपनी बातों को बहुत तरह से कहता है, लेकिन उसका अर्थ एक है, उसकी मंजिल एक है, उसका परिणाम एक है। इसका मतलब उसमें
कहीं जुड़ाव में टकराव नहीं है, जुड़ाव में टूटन नहीं है, भिन्नता नहीं है, अलगाववाद नहीं है। इसलिए तो एक होता है और तभी जाके कोई सफल रचना का निर्माण किया जा सकता है। उपयुक्त तत्वों के संदर्भ में यदि इस आलोच्य कृति का मूल्यांकन करें तो हम सभी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि प्रेमचंद बहुत दूर तक अपने उद्देश्यों में सफल हो रहे हैं। हम ये देखते हैं कि प्रेमचंद आरंभ से लेकर अंत तक पाठक को जोड़े रखता है। एक्चुअली विद्यार्थियों क्या है कि प्रेमचंद की रचनाओं की हम जब बात करेंगे तो सत्यता के निकट है, क्योंकि वो जिंदगी उसने जी है, वो घटनाएं उसके आसपास कहीं घटित हुई है प्रेमचंद जी की, तब लेखबद्ध किया है, तब कलमबद्ध किया है, इसलिए वहां गलती होने की संभावना नहीं है। आप समग्र रूप से किसी टॉपिक उठाने का प्रयास करोगे तो उसमें सफलता मिलेगी। गबन उपन्यास का कथानक निर्मला उपन्यास की भांति सुगठित है, यद्यपि गबन का कथानक दो भागों में बढ़ता हुआ प्रतीत होता है, फिर भी उसको जोड़ने वाला सूत्र दोनों में समान रूप से विद्यमान है। कुछ शिथिलता अवश्य है, पर प्रेमचंद की सफलता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। उपन्यास के मूल उद्देश्य से ही उसकी मुख्य एवं गौण कथाएं जुड़ी रहती है। गबन उपन्यास की कथाएं भी उपन्यासकार के प्रधान उद्देश्य से जुड़ी है। गबन, हम शब्द को देखते हैं गबन शब्द, और वो आगे तक सफल होता नजर आता है। ये दो भागों में बटा हुआ है। प्रथम भाग के अंतर्गत प्रयाग की घटनाएं आती है, जहां आरंभ से लेकर रमानाथ का कलकत्ता भागने से पूर्व की घटनाएं घटित होती है। दूसरे भाग में रमानाथ के कलकत्ता प्रवास की घटनाएं होती है। कथा की दिशा भले ही टेढ़ी मेढ़ी हो, किंतु उपकरण एक ही है, उसके सारे उपकरण एक ही है। कथानक के पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध में ही जिन पात्रों की प्रधानता है वे समान है। रमानाथ जो इस उपन्यास का नायक है, दोनों भागों में समान रूप से सक्रिय है। आपने देखा होगा कि रमानाथ को कहीं भी पटल से दूर नहीं किया जाता। रमानाथ उस पार्ट में भी है, रमानाथ इस पार्ट में भी है, यानी दोनों कथाओं को जोड़ने का प्रयास कर रहा है। रमानाथ, हम जालपा की बात करें, वो उपन्यास की नायिका है, दोनों भागों में समान रूप से अपना संघर्ष करती है। पहले बचपन, फिर ससुराल, उसके बाद जेल से अपने पति को छुड़ाना, मतलब जालपा कहीं नहीं छूटती है। छूटेगी कैसे विद्यार्थी? प्रेमचंद ने सत्य का सहारा लिया है, प्रेमचंद ने वास्तविकता को पहचाना है। यह बात दूसरी की पूर्वार्ध में जालपा का भेद दूसरा ही बिंब बनता है। पूर्वार्ध में वह अपने आभूषणों के प्रति लालायित होती है, अपना बचपना होता है, माँ के सामने जिद करती है, आभूषण बेचने वाला आता है, उसमें उसका ध्यान होता है। एक कलात्मकता का ढंग है। इस परिवार के भी सब लोग हैं। रमानाथ के माता पिता इलाहाबाद में सक्षम पात्र हैं, उसके द्वारा घटनाक्रम की दिशाएं भी निर्धारित होती है, किंतु बाद में उसका महत्व कम प्रतीत होने लगता है। किंतु दयानाथ का महत्व पूरी तरह जमता नहीं है। जालपा, रतन आदि कलकत्ते से पुनः घर की तरफ लौटते हैं, जहां से कथानक उपनसंहार की ओर मुड़ता है। जहां तक प्रासंगिकता का है कथा से, गबन में कोई कमी नहीं है। प्रासंगिक कथा का उपयोग मुख्य कथा को ही सशक्त बनाता है। सच्चाई है कि मुख्य कथा को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कुशल कथाकार इनकी योजना करता है। प्रेमचंद जी ने गबन उपन्यास को कलात्मक उत्कर्ष प्रदान किया है। उपयुक्त मुख्य कथा के साथ उपन्यासकार ने अनेकों प्रासंगिक कथाओं की योजना की है। उदाहरणार्थ रतन और इंद्रभूषण की कथा, जोरा की कथा, देवीदीन कथा, जग्गू की कथा, दिनेश की माता की कथा, रमेश की कथा अति महत्वपूर्ण है। मतलब सब कथाओं का संबंध गबन और रमानाथ और जालपा से। अकेला रमानाथ कुछ नहीं कर सकता। उदाहरणार्थ रतन और इंद्रभूषण की कथा से जहां एक और उपन्यास की आभूषण प्रेम की व्यापकता दिखाना है, वहीं दूसरी ओर तथाकथित बड़े और संभ्रांत घरों में व्याप्त अशांति का भी परिचय मिलता है। विधवा रतन की संपत्ति की ओर निर्दयता से प्रेरित होकर उसके संबंधों को आकृष्ट होते हैं।
ये एक चौंकाने वाली बात है। तथाकथित समृद्ध परिवार में मानवीय कल्याण आकृष्ट होते हैं। ये एक चौंकाने वाली बात है। तथाकथित संभ्रांत परिवार में मानवीय करुणा, दया और ममता का कितना अभाव है, होता है। विद्यार्थियों, जो परिवार की जहाँ बातें हैं, परिवार की जो सफलता और असफलता की हम बात करें तो वो देश काल वातावरण पर निर्भर करता है कि वो कहाँ कितने सफल हो पाते हैं। देवीदीन और जोहरा की कथा का उद्देश्य लिए हुए है। देवीदीन के माध्यम से उपन्यासकार की शाश्वत मानवीय सहानुभूति का प्रकाश डाला है। देवीदीन जैसे व्यक्ति के लिए रमानाथ के प्रति ममतापूर्ण हो उठना सर्वथा स्वाभाविक है। देवीदीन जैसे देश प्रेमी व्यक्ति के संपर्क में रमानाथ को लाना रमानाथ की निरर्थक योजना नहीं कही जा सकती। भले ही कुछ आलोचक देवीदीन की कथा का संबंध मूल कथा से स्वीकार नहीं करे, लेकिन ऐसा नहीं है। उपन्यासकार पर यह भी आरोप है निरर्थक बनता है क्योंकि लोग कहते हैं कि उनकी कथा की विस्तार देने के उद्देश्य देवीदीन का अवतरण किया गया है। नहीं, कारण मतलब रमानाथ जिस मनस्थिति से घर से भागता है वह स्थिति ऐसी है कि उसके जिसमें व्यक्तित्व को किसी प्रकार की सामंजस्य आश्रय की आद्यता होती है। यदि रमानाथ को देवीदीन जैसा आश्रय नहीं दिलाया जाता तो शायद उस अवस्था में वह आत्महत्या भी कर लेता। बिल्कुल सही बात है। रमानाथ को देवीदीन का सहारा न मिलता तो जिस तरह से वो माया जाल में जकड़ जाता है, परेशान होता है, वहां जाकर हम देखते हैं कि उसे आत्महत्या भी कर सकता था। विपत्ति इस तरह की थी, पत्नी के विश्वास पर खरा उतरना असंभव था। गबन कर लिया पैसों का, उसको चुकाना बहुत मुश्किल था। उस कंडीशन में यदि देवीदीन नहीं मिलता तो वो मर जाता। देवीदीन या कलकत्ता प्रवास की कथा से रमानाथ और जालपा के चरित्र को भी उभारने का प्रयास किया गया है, उसमें अवसर मिलता है। रमानाथ मनोवैज्ञानिक रूप से इतना अधिक आतंकित है कि वह कुछ भी कर सकता था। उस मनस्थिति में उसे किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो उसे संपूर्ण स्नेह और ममत्व दे सके। रमानाथ के जीवन की आवश्यकता सिर्फ रमान कला में एक खूबसूरती पैदा करना है, कथा को विस्तार प्रदान करने की दृष्टि से नहीं है, बल्कि उपन्यासकार को संपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति के लिए रमानाथ को और अधिक उभारने के अनिवार्यता दिखाई दी है। इस तरह हम सोचते हैं और हम जानते हैं, ये महसूस होता है, आगे चलकर हम देखेंगे कि पूरी तरह से जो गबन का उपन्यास है वो कहीं से भी उस कथानक में कमजोर होता नजर नहीं आता है। गुण दोष सभी में होते हैं, रचना में कुछ कमी और खामी भी होती है, लेकिन हम देखते हैं कि उसमें जो कथानक है उसका सत्य है और उसकी वास्तविकता के इर्द गिर्द ही वो कथानक घूमता है। कथानक के इर्द गिर्द पाठक और लेखक घूमता है और हम मानेंगे कि आगे चलकर वो पूरी तरह से कथानक उसका एक सफल साबित होता है। अक्सर विद्यार्थियों कथानक के बारे में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है और हम ये कहें कि आपको इस उपन्यास को कई बार पढ़ना है, कई मरतबा पढ़ना है, क्योंकि प्रश्न और उत्तर उस उपन्यास के इर्द गिर्द घूमते हैं। और ऐसे में विद्यार्थियों हमको उस पर पूरी तरह से दृढ़तापूर्वक अध्ययन करना चाहिए और उनके प्रश्नों का हम जवाब देने में तब तक सक्षम हो जाते हैं।